रखिए इन दोनों दिग्गजों को अपने रेडार पे। ये हो गई बढ़िया सा आज का सेटअप, ग्लोबल संकेत। और आज निफ्टी बैंक में कहां नजर रखनी है। मयूरेश और राहुल आपको आपकी स्क्रीन पे और स्टूडियोज में जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या की चीज है जो आप नजर रखने वाले हो? सब केपेक्स यही है कि कुछ और बड़ा मुद्दा है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग गुरमीत एंड मॉर्निंग राहुल। तो जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक एंटायर मार्केट फोकस कैपिटल गेन्स को लेके होगा इनिशियली, कि कोई अनाउंसमेंट्स कैपिटल गेन्स को यार उसके अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहा है। डर ही और जहां तक केपेक्स की बात है आशीष जी, आई थिंक दैट इज अ वेल नोन फैक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम भी बजट में देखेंगे जो मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर थे, सिग्निफिकेंट पोर्शन एलोकेशन हुआ था डिफेंस की तरफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, इंफ्रा साइड के ऊपर तो राउंड तो मिल रहेगा। बस ये कैपिटल गेन्स वाला कुछ मामला, वो मामला आई थिंक एक बहुत बड़ी रिलीफ रहेगी मार्केट्स के लिए। एंड ऑब्वियसली जैसे यूएस मार्केट्स कल रिएक्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे 25 आए जैसे अरुण ने कहा, तो मुझे लगता है आई थिंक सोने पे सुहागा। राहुल जी कैसे पोजीशन और क्या नजर में कुछ लेना वेना है खुलते बाजार में या नहीं? जी आशीष जी, देखिए मेरे हिसाब से दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो पायलट पे से भरोसा हटाना नहीं है, और दूसरा प्लेन से कूदना नहीं है। टर्बुलेंस आए तो सीट बांध दीजिए, कूदने की कोशिश मत करिए, अपना मास्क पहनिए और उसके बाद दूसरे की हेल्प करिए। देखिए मेरे हिसाब से 4 महीने के एक्सट्रीम पर है एफआई शॉर्ट्स और रिटेल लॉन्ग्स। 1 लाख शॉर्ट हो गया, तो 1 लाख रिटेल लॉन्ग हो गया, 1,03,000 रिटेल लॉन्ग, 96,000 और एफआई शॉर्ट। अब ट्रिगर है दो बड़े बजट। लास्ट टाइम यहीं से आपने बोला था एक बड़ी रैली आएगी, वो बहुत बड़ी रैली आई थी, मुझे याद है एग्जैक्ट वही लेवल था, 82% और 18%, और वो 1 लाख शॉर्ट, और वहां से निफ्टी 16,800 से 18,600 भागा था। मुझे याद है अच्छे से, पूरा सीक्वेंस याद है मुझे। थैंक यू। सो इंपॉर्टेंटली ट्रिगर भी है, एफओएमसी मीट है प्लस बजट है। मेरे हिसाब से मार्केट्स ने बहुत लो एक्सपेक्टेशंस रखे हुए बजट में। आप इंडिया विक्स भी देख लो, आप इंडिविजुअल सेटअप देखो, मार्केट में अच्छा खासा शेकआउट हो चुका है। मेरे हिसाब से कुछ भी अगर नेगेटिव नहीं आता है, यानी कि मार्केट यहां से रैली करेगा। मुझे लगता है जब तक, जैसे आपने कहा, 17,410 17,405 टूटता नहीं है, कोई पैनिक नहीं होगा मार्केट के अंदर, और बहुत ही अच्छी संभावना है कि 18,000 18,200 तक की रैली हमें आने वाले 2 से 4 सेशन में देखने को मिले। तो मेरा ध्यान तो यहाँ पर बुलिश है। मेरे हिसाब से वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ओके, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। चलिए अब देखते हैं भाई, एक ही चीज ढूंढनी है, कैपिटल गेन्स को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं भाई। हर्षदा के पास चला जाए, बिल्कुल, जरा बाकी टेक पंचायत में सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कुछ बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग हो जाए। बिल्कुल। शुक्रिया आशीष। जी हाँ, सब लोग तैयार है। गावा साहब आप बताइए, आज का टॉप कॉल प्री बजट क्या रहेगा? और आज का टॉप कॉल मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि हैवेल्स इंडिया, इसका चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, बेस बना हुआ है, पॉसिबल है कि यहाँ से एक अप्रूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1182 पर हैवेल्स इंडिया, एक अप्रूव मिलना चाहिए। टारगेट होगा 1200 1210 तक, स्टॉप होगा 1175 हैवेल्स इंडिया। ओके, तो 1200 1210 तक हेवल्स पर एक बाय कॉल आता हुआ। सचिदानंद, आपने क्या चुना है अकेले? गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे लग रहा है यहाँ पर पिरामिड एंटरप्राइज पे ध्यान देना है। लगभग 7 हफ्ते की कंसोलिडेशन का यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था कल के सत्र में, अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। एंड कहीं जाकर जिस तरीके से पॉजिटिव क्रॉसओवर है अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज में, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी स्क्वीज यहाँ पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। सो लगभग 900 920 के आसपास के स्विंग्स में फर्स्ट हाफ में ही एक्सपेक्ट करा, अगर मार्केट पॉजिटिव रह जाता है तो लगभग 840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स अग्रेसिवली ऐड करने की सलाह होगी। 900 920 एक आइडियल जोन होगा जहां पर आपको मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के भी लेवल्स आ चुके हैं, 900 920 के आसपास आए, तो मुनाफे बांधने की तैयारी कीजिएगा। इनफैक्ट आप सबको पहले मुझे कहना चाहिए था कि वेलकम टू द स्टूडियो एंड मानस, वेलकम टू मुंबई। बताइए, लखनऊ की तुलना में यहाँ का तो गर्मी तो नहीं लग रही आपको? नहीं, एसी बढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं गर्मी लग रही है, और बहुत अच्छा क्लाइमेट लग रहा है, क्योंकि काफी पेनफुल ठंडक थी इस बार लखनऊ में जी, तो काफी बेहतर लग रहा है क्लाइमेट यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, एमएनएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि एमएनएम में अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मेरे ख्याल से 1350 1360 की रेंज में थे, एमएनएम ने उसको ब्रीच किया है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 1349 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1430 के टारगेट के लिए।
ओके, तो ये भी देखिए एक तेजी वाला ही ट्रेड अनडाउटेडली एमएनएम रेडार पर तो वैसे भी रहेगा अगर रूरल पुश और आता है या फिर ऑटो सेक्टर के लिए कुछ और बड़ी सौगात आती है। राजेश पालविया बताइए आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का कॉल रहेगा फर्टिलाइजर स्पेस से। हमने देखा कि कल के सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना फर्टिलाइजर स्पेस में, और सारे फर्टिलाइजर स्पेस में सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। उसमें चंबल फर्टिलाइजर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। कल के सेशन में देखे तो एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक अब वापस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया। कल के सेशन में देखे तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। जिस तरीके के सेटअप है चंबल के, हमें लगता है 325 तक के अपसाइड के टारगेट चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। 302 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये भी देखिए एक तेजी वाला ही ट्रेड। तो जिस्ट आपके सामने है तेजी वाले कॉल्स, और ऑटो से लेकर फर्टिलाइजर से लेकर आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल की तरफ भी पीएल के साथ फोकस आया, और गाबा साहब ने हेवल्स दिया। आशीष, थीम वही है कैपेक्स पुश वाली, कंजम्पशन थीम वाली। केपेक्स पुश, कंजम्पशन, उससे जुड़े स्टॉक्स रेडार पे। बाजार में कहा जाता है आपको टाइम करना आना चाहिए, हालांकि मुश्किल काम है उसमें, तो उसके लिए नहीं। मानस ने पूरे एफपीओ के समय छुट्टी मार ली। हाँ। आज जब सब कह रहे हैं दिन ऐसा है कि जब तेजी आएगी मानस लौट आए। हाँ, नहीं वो ऐसी टाइमिंग करनी नहीं टाइमिंग। अच्छा, एक्चुअली पता है ये एक्चुअली मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है कि टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। मैं कहता हूँ दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मतलब आप कैनरा बैंक जिसने 2004 में लिया था उससे पूछिए, और कैनरा बैंक जिसने लास्ट ईयर लिया था उससे पूछिए कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अगर आपने आईपीओ में लिया था जैसे गुरमीत खां में आमिल आ रहे हैं, या अगर आपने लास्ट ईयर लिया था, टाइमिंग मैटर करती है। ये मतलब ये एक और अब वो वाली बाय एंड होल्ड वाली मार्केट नहीं है कि लेजीनेस जो होती है ना कि बस आपने लेके छोड़ दिया, वो वाली मार्केट नहीं है। हाँ, मानस से सीखेंगे हम लोग कैसे छुट्टी प्लान करनी चाहिए। लेकिन अब दिल्ली चलने का समय, अब जानना है कि अब क्या क्या की थीम से हम लोग मेंशन कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों से। टैक्स पे नजर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे नजर, इंफ्रा स्पेंड्स पे, रेलवे पे एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने पर, और इस समय एग्री और रूरल डिस्ट्रेस को एड्रेस करने की कोशिश। लाइए भाई, दिल्ली की पूरी टीम, रिपोर्टर्स सब रेडी आपके लिए। सबसे पहले लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। लक्ष्मण, दो तरह के टैक्स, एक हम सब सुनना चाहते हैं, एक हम सब कोई नहीं सुनना चाहता। वो जो सुनना चाहते हैं उसमें कुछ मेरे लिए आने वाला है क्या? आना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि पूरी कोशिश इस बात की है कि नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत दी जाए, क्योंकि पिछले कई बजट में ये राहत उम्मीद पे थी लेकिन राहत उम्मीद पूरी हुई नहीं। तो हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिले, लेकिन उसमें भी कई सारी शर्तें हो सकती हैं, और नई टैक्स रेजिम जो है उसमें सरकार आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव करे और उसके टैक्स की दरों को कम करे, उसमें नए टैक्स स्लैब को जोड़े, उसमें एग्जम्पशन को बढ़ाए। इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है। यानी आप न्यू टैक्स रेजिम जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा दिखे। दूसरा, जो नहीं सुनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उस पर चर्चा काफी ज्यादा हुई है, और उसमें जो बदलाव किया जाएगा हो सकता है वो बदलाव नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो, उसकी जटिलताओं को कम करने की कोशिश की जाए। हालांकि फाइन प्रिंट में अगर कुछ निकलता है नकारात्मक तो देखने वाली बात होगी। एक और टैक्स संक्षिप्त में बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए सरकार जो है कई सारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर घटा सकती है, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, चलिए ठीक है लक्ष्मण जी, और आपके पास आएंगे वापस, और अब चलते हैं असीम के पास। और असीम नॉर्थ ब्लॉक से मौजूद है हमारे साथ। बताइए कि किसानों और एग्रीकल्चर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वित्त मंत्री अभी बाहर आने ही वाली है थोड़ी देर के अंदर, और आप देख पाएंगे उनको फोटो पर ड्यूटी होता हुआ। उसके बाद वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। और खासतौर पर अगर आपने टैक्स की बात की तो मैं बता दूं कि इस बार हो सकता है कि किसानों के लिए काफी कुछ निकल करके आए, क्योंकि काम राज्य अभी 9 राज्यों के अंदर चुनाव आने वाले हैं, और खासतौर पर 2024 में फिर से चुनाव है, तो उसके लिए किसानों के ऊपर ज्यादा सरकार का इस बार फोकस आपको देखने को मिल सकता है। खासतौर पर इकोनॉमिक सर्वे ने यह कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश किए जाने की जरूरत है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है, ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई है, 9% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अभी इस ग्रोथ को बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो वहां पर आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए और फिर किसानों के लिए जो स्कीम है उसके अंदर 2000 रुपये बढ़ सकते हैं। और खासतौर पर अगर बात करूं मैं टैक्स जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए, उनके लिए भी टैक्स इंसेंटिव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी वित्त मंत्री थोड़ी देर में अपना वही खाता लेकर के यहीं से बाहर आएंगी, फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, इसका राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां से
उनसे परमिशन लेंगे और उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक को उसके बाद सीधे सीधे पार्लियामेंट जाएंगी, वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी, वहां पर कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद बजट 11 बजे पेश किया जाएगा। तो अब यहाँ पर सारा एक्शन यहीं पर चल रहा है। वित्त राज्य सारा एक्शन यहीं पे। कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री साहिबा वित्त मंत्रालय से बाहर निकलेंगी फोटो ऑप के लिए। वो ट्रेडिशनल फोटो नजर आएगी आपको बही खाते के साथ। इंतजार है उन फोटोज का। लेकिन मैं जा रहा हूं आलोक के पास। विपक्ष अगर घेर सकता है या घेरता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर सरकार को आमतौर पे, तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर कुछ इश्यूज भी रहे थे। लेकिन आलोक क्या लग रहा है इस बार रोजगार के लिए कुछ स्पेसिफिक थ्रस्ट देने की तैयारी होगी? हर बजट में होती है, इस बार क्या तैयारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए रोजगार को लेकर जो सरकार का बड़ा जो ताव है वो है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम से प्राइवेट इंडस्ट्री और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट देने की बात की जाएगी, विदेशी निवेश लाने की बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है करीब 35,000 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम के लिए अलोकेट हो सकते हैं। खासतौर से अगर देखें तो फार्मा, आईटी, हार्डवेयर और इसके अलावा साइकिल, खिलौने, लेदर जैसी जो इंडस्ट्री है, एमएसएमईज हैं, वहां पर ज्यादा इंसेंटिव दिया जा सकता है। इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने की बात की जा सकती है ताकि उनको और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मौका मिले, कैपेक्स करने का मौका मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से भी काफी ज्यादा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पे करेगी ताकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो वो ज्यादा हो, ग्रामीण इलाकों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इसके लिए सरकार कोशिश करेगी कि जो एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान किया जा सकता है इस बार बजट में, करीब अगर बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए इसको भी मिल सकते हैं। और कोशिश यही चल रही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में अलग अलग जगहों पर लोग आत्मनिर्भर बने एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। और जो हर जिले में इस तरह के एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे ताकि लोग खेती से जो लोग हैं या छोटे छोटे जो एमएसएमई है वो वहीं से सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाए और आत्मनिर्भर बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उससे हो। स्टार्टअप, फिनटेक्स, एमएसएमई में खासतौर से सरकार आसान कर्ज देने के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम थी उसके तहत ज्यादा एलोकेशन कर सकती है। तो ये तमाम कोशिशें हो सकती हैं कि जहां पे जो लेबर इंसेंटिव एरिया है वहां पर फोकस हो सरकार का, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी बड़े पैमाने पर जनरेट हो सके। और ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में जिस तरह से लेऑफ्स चल रहे हैं उसका असर कहीं न कहीं भारत। बिल्कुल आलोक, शुक्रिया ये सब जानकारी रखने के लिए। अच्छा, नाश्ता आ गया ऑफिस में हमारे और हमको सबको मिला सैंडविच। गुरमीत ने बोला हमको छोले भटूरे चाहिए तो अरेंज किया जा रहा है। चलिए खैर, अब रोहन के पास चलते हैं और जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मिल सकता है। रोहन, गुड मॉर्निंग। रोहन, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। अच्छा, दीपाली के पास चलते हैं और रोहन के पास वापस आएंगे। दीपाली, रेलवेज के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेलवे के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने घर से निकलते वक्त दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इसमें समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो या फिर किसान हो या फिर देश के युवा हो, सबको ध्यान में रख के इस बजट को बनाया गया है। अगर रेलवे की बात करें तो मुख्य तौर पर एलोकेशन तो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा ही, साथ ही साथ किस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए या जो मौजूदा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरह से मजबूत किया जाए, इसका भी पूरा ध्यान वित्त मंत्री अपने बजट में रखने वाली है। अगर पैसेंजर्स के हिसाब से देखें, क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न हमेशा से ही रहा है, उसको दूर करने के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि जो एलोकेशन है वो भी सेगमेंट के लिए अक्सर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और यही ट्रेंड इस बजट में भी देखने को मिलेगा। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस बजट में हो सकते हैं। पहला, वंदे भारत ट्रेन को लेकर। अभी बात करें तो करीब 8 वंदे भारत देश भर में चलाई गई है, लेकिन इस बार जो अनाउंसमेंट होगा वो अपग्रेडेड वंदे भारत ट्रेन के लिए होगा, जिसमें स्लीपर फैसिलिटी को भी ऐड ऑन किया गया पैसेंजर की कंफर्ट के लिए। दूसरा अनाउंसमेंट ट्रेनों के हिसाब से हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर हो सकता है। सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है करीब 30 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कर सकती है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, क्लीन फ्यूल को लगातार मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है हर एक सेक्टर में, और रेलवे भी इसमें अब तो रेलवे पे एक बढ़िया थ्रस्ट होगा। इंफ्रा पे 7.5 लाख करोड़ का आवंटन हुआ था, पिछला बजट एस्टिमेट था जो 26-27% का ईयर ऑन ईयर जंप था,
और इंफ्रा पे भी इस बार कहा जा रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ फिर से ऐलान शायद इस बजट में किया जाए, और उसमें रेलवे में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे एग्रेसिव मिनिस्ट्री चैनलाइज कर रही है, फंड्स को मोबिलाइज कर रही है, और जो 100% लोकेशन से कहा जा रहा है ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो उस लिमिट्स को ब्रीच कर चुके हैं। खैर, बजट पे ऐसे ही बातचीत, एक्सपर्ट्स से बातचीत, बढ़िया स्टॉक पिकिंग, सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। इस समय एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे और शायद तब तक प्री ओपन सेशन की शुरुआत हो रही होगी, तो उसकी तैयारी। Resilience to resurgence. 2 घंटा 1 मिनट और 8 सेकंड बचे हैं अब साल का बिगेस्ट कैलेंडर डे और उसका सबसे बड़ा इवेंट यूं बजट से पर्दा कुछ देर में उठने वाला है। वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। अब से बस 2 घंटे दूर बीरू जुड़ गए मेरे साथ शो में। बीरू, गुड मॉर्निंग। थोड़ी बात करेंगे मार्केट के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज डिस्कस करनी थी, क्योंकि गुरुमित यहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही थी कि कहाँ स्टे कर रहे हैं और होटल की बात चल रही थी। मैं इंडियन होटल से कल के नंबर देख रहा था। गुरुमित, ये नंबर्स का सही है? मतलब क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो साल के प्रॉफिट से ज्यादा, ऑल टाइम एनुअल प्रॉफिट से ऑल टाइम एनुअल हाईएस्ट प्रॉफिट से ज्यादा, ऐसा मतलब क्या आप कितना पे कर रहे हो आप भाई? तो टैरिफ्स तो बड़े हैं, उन्होंने ऑक्यूपेंसी बढ़ा है। आई थिंक इन्होंने जो मॉडल, इन्होंने आह्वान जो स्ट्रैटेजी रखा था 2025 का कि 1/3 रेवेन्यू अब एसेट लाइक मॉडल। सॉरी, 1 मिनट, वित्त मंत्री जी आ गई है तो उस पर चर्चा मैं जरा करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये देखिए वो फोटो अपॉर्चुनिटी, और अब देखिए वो टैबलेट होती है वीरू, पहले जो है ना, उस छोटी सी अटैची पकड़ रहा है। हाँ, वो रूपांतरण है ये, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा चेंज है वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो इतने पेजेस जो प्रिंट होते थे मुझे बहुत हमेशा वो लगता था। मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि जितना हम भी खुद कम से कम प्रिंट आउट निकाल सके उतना कम से कम प्रिंट आउट निकाले, और ये एक बहुत अच्छी पहल थी। तो अब वो जो है ये सब चीजें चेंज हो रही है धीरे धीरे, वो कॉलोनियल टाइम से चली आ रही थी, उनको चेंज करना जरूरी है। पेपरलेस इकोनॉमी का एक प्रतीक है, याद रखिएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी इस वक्त वित्त मंत्री देती हुई इस वक्त, और ये लाल रंग का अगर आप देखें जो टैब लिपटा हुआ है, यही है सब कुछ आज के लिए। अब आइए प्री ओपन में शिरकत करते हैं। एग्जैक्टली आप देख रहे हैं शुरुआती टिक्स क्या कह रहे हैं। 234 पॉइंट्स प्लस, 234 अंकों पर, अब 205 अंकों पर, 17,872। सेंसेक्स लगभग करीब 240 अंकों पर, 59,724। देखिए, दो पहलू हैं। एक चीज हम 2 दिनों से 3 दिनों से घटनाक्रम में थे, वो था अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ, जो एक अध्याय क्लोज हुआ। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखें, मैं इस वक्त देख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव है उसमें लीड करता हुआ बीईएल, रिलायंस करीब 2.5% ऊपर, एलएनटी अगर आप देखें, जिसे आई थिंक आप कहीं ना कहीं बजट से जोड़ के सीधे तौर पर देख रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग और ठीक ठाक ट्रैजेक्टरी है, बट आई थिंक इसको थोड़ा वेट कर देते हैं। अच्छा, रुपया 15 पैसे मजबूत खुला है, कल थोड़ा सा डिक्लाइन था। एक बार इंडियन होटल्स ले आइए, क्योंकि मैं वो एक कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करना चाह रहा था इंडियन होटल्स की। वो 10% का टेम्परेरी फ्रीज से शुरुआत कर रहा है, लेकिन लगता नहीं कि इतना होना चाहिए। लेकिन हाँ, गुरु में वही बात हो रही थी कि ये रेट ठीक है क्या? मुझे लग रहा है हाँ रेट ठीक है। क्या मतलब ये पीक अर्निंग्स है और प्रॉफिट बुक किया जाए, सिक्लिकल माना जाए या स्ट्रक्चरल माना जाए? अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है। मेरे हिसाब से कुछ टाइम के लिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। होटल बिजनेस हमेशा से सिक्लिकल रहेगा। लेकिन आप देखिए, लीवर्स देखिए, खाली नंबर मत देखिए, नंबर के लीवर्स होते हैं कि नंबर क्यों आया। तो टैरिफ ऑक्यूपेंसी एक है जो कि सीजनल हो सकता है। एसेट लाइट मॉडल कर रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट कम की है। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी दी है कि जितने रूम कीज ऐड करेंगे, आधे कॉन्ट्रैक्ट पे ऐड होंगे और आधे आपके सेल्फ डेवलपमेंट में होंगे। और आप पूरी रेंज देखिए, सिलेक्शंस जो है उनका, बुटीक रेंज है, बिजनेस होटल्स है, जो लेजर प्रॉपर्टीज हैं, हर जगह जिंजर की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी हो रही है, जो कि अच्छा कर रहा है, वहाँ एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक टर्न अराउंड देखा है हमने इंडियन होटल में। 100 रुपए के नीचे का स्टॉक था, हमारी चर्चा हुई थी। तो कुछ समय और मुझे लगता है जब तक ये रीओपनिंग प्ले आउट कर रहा है, अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, तब तक इन्वेस्टेड रह सकता है। इंडियन होटल्स, ये मयूरेश जी की कॉल थी 273 के आसपास, बहुत शानदार कॉल थी। और बाकी नंबर्स, मुझका प्रश्न बहुत वाजिब है कि इन लेवल्स पे बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और हम हंस तो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से हम अपने पे ही हंस रहे हैं। इतने अच्छे प्राइस देने के बाद हम खुद पे ही हंस रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इस प्री ओपन की ट्रैजेक्टरी का अगर आप देखें, एक बार व्यू ले लेते हैं कि अनुज से क्या करना क्या चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस ओपनिंग को। अनुज,
पूरा गेम तो शायद स्पीच के बाद ही स्टार्ट होगा। ये इतना बड़ा सब्सटेंशियल गैप अप मेरे ख्याल से अगर रियल व्यूअर देख रहा है तो उसको चेस करने का कोई मतलब नहीं, गैप अप इतना बड़ा गैप अप, देखिए इतने बड़े गैप अप में तो आप प्रॉफिट बुक करिए। तो कल हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कल सुबह कि मार्केट ने कल हायर लोअर हायर हाई बनाया था, लोअर हाई का जो 4 दिन का पैटर्न था वो तोड़ा था। तो कल एक बहुत क्लियर आपके लिए व्यू था कि कल तो थोड़ा बाय करने की उसको कोशिश करिए। आज बजट से पहले 17,800 17,900 का अगर आपको जोन किसी भी कारण से मिल जाए, प्रॉफिट बुक करके साइड में हट जाइए। 41,000 41,200 अगर आपको बैंक निफ्टी पे मिल जाए, साइड हो जाइए उसके बाद। क्योंकि देखिए ये जो मार्केट में एक और ओवरहैंग था अदानी ग्रुप का जो था, वो भले ही खत्म हुआ हो अभी, लेकिन वो स्टोरी पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुई है। अभी उसमें इन्वेस्टर्स के नाम आएंगे, किस क्वालिटी के इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहेगा बाजार। आज शाम को एक बहुत बड़ा फेड का इवेंट है। कल हमारी मार्केट का, मैं कह रहा हूं आज तो एक बहुत बड़ा दिन है, कल मुझे लग रहा है कि उससे भी बड़ा दिन होगा रिएक्शन के हिसाब से। कल मार्केट में थोड़ा मैच्योर रिएक्शन देगा बजट को लेकर, और कल ही हम फेड को भी रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आप थोड़ा फोकस करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर थोड़ा संभल कर प्रॉफिट बुक करके आज 11 बजे साइड हट जाइए, उसके बाद फ्रेश कॉल लीजिए। बिल्कुल। और ये लेवल अगर पोस्ट बजट होता ना तो इसका कोई मीनिंग होता, अभी बजट आना बाकी है, याद रखिएगा। पार्थिव शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पार्थिव, बहुत संक्षेप में आज के लिए आपका आउटलुक और आपका कन्विक्शन ट्रीट करेगा। बेसिकली आउटलुक मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है, प्रोग्रेसिव बजट रहेगा। टैक्स की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मुझे लग रहा है कि बजट में जो कैपेक्स है वो 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, विच विल बी बूस्टिंग द मार्केट्स। और इसीलिए मेरा जो हाई कन्विक्शन ट्रेड रहेगा इंफ्रा सेक्टर से रहेगा। और मुझे लग रहा है एलएनटी के जो रिजल्ट्स आए उसके अंदर जो ग्रैन्युलरिटी है, 3.8 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। नो डाउट मार्जिन्स पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन एलएनटी अभी जो नए वर्टिकल्स पे फोकस कर रहा है वहां पे हम बहुत बुलिश है, स्पेशली द ग्रीन वर्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रोलाइजर्स एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो रही है। तो एलएनटी हमारा स्टॉक रहेगा ये साल के लिए और आने वाले 2-3 साल के लिए। ओके, आपका अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पे एलएनटी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है 2154 पे। महेश, कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें आपके पास जो क्रीमी लेयर है वो तो एलएनटी ही है, लेकिन मिड कैप्स में या फिर आपको याद होगा मैं आपसे एक बार प्रश्न पूछ रहा था, आईआरबी आपको याद होगा ऑल टाइम हाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में मिड कैप स्पेस में कोई खास स्टॉक जो चेस कर रहे हैं आप आज? तो 2-3 स्टॉक्स देख रहे हैं। एक आई थिंक जो रेलवे केपेक्स की हम बात कर रहे हैं वहां पे अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, और यहाँ पे बेरिंग स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक एसकेएफ इंडिया इस पे जरूर ध्यान देनी चाहिए। 2 चीजें हो रही है यहाँ पे, एक तो आई थिंक जो ईवी का एक पूरा ट्रांजिशन है। एक मिथ है कि ईवी में शायद बेरिंग्स इतने नहीं लगे जितनी आईसी में लगती है, इनफैक्ट ईवी में बेरिंग्स ज्यादा लगते हैं। तो मुझे लगता है जो लोकोमोटिव्स हैं, वैगन्स हैं, इसके बेरिंग्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा अनूप इंजीनियरिंग, एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। टॉप लाइन ग्रोथ इज ग्रोइंग एट अ वेरी डिसेंट पेस। जो एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस है ये ठीक ठाक रहा है, और जितनी बॉयलर्स और कैप्टिव पावर की नीड पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ ईएसजी रिक्वायरमेंट्स, और जो प्रेशर चेंबर्स ये बनाते हैं विद द साइज दैट दे मेक, मुझे लगता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। जी हाँ, मार्क करके रखिए सब स्टॉक्स को। जब बजट स्पीच हो रही होगी तो प्लीज इनको जरूर देखिएगा। अब एक काम करते हैं, आज नीरज जी और आशीष की टीम में जो स्टॉक्स के कॉम्बिनेशंस थे इस बजट डे को चेस करने के लिए, आइए पहले उस अपडेट को देखते हैं और उसके बाद चलेंगे टेक पंचायत की तरफ। ये जो टोटल 10 स्टॉक हैं फटाफट आपके सामने रख देता हूं कि जो मैंने पूरी थीम ली। पहले हमें लगा कि रूरल डिस्ट्रेस को दूर करेंगे, किसान सम्मान निधि करेंगे तो एचयूएल और डाबर को। दूसरा हमें लगता है कि जब कैपेक्स होगा तो बिल्कुल टॉप क्लास की 2 कंपनी सीमेंस और एबीबी, सड़क बनाओ, मकान बनाओ, कुछ भी बनाओ, टेक्नोलॉजी तो आपको इन्हीं से लेनी पड़ेगी। और डिफेंस में प्ले करना है तो थोड़ा प्राइवेट की तरफ चलते हैं, जो ज्यादा उम्मीद लगते हैं डेटा पैटर्न्स और पीटीसी इंडस्ट्रीज। और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे मुझे लगता है जनरल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत फोकस सरकार करने वाली लोगों की लाइफ को थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एमएमटीसी और टाइटन मुझे लगता है रेड में रहना चाहिए। ओके, क्विकली रैप अप कर रहा हूं। दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो से शुरुआत करी थी क्योंकि हाईलाइट रही है पिछले कुछ सालों के बजट की केपेक्स पे स्पेंड्स। वो लाइकली इस बार भी डबल डिजिट आएंगे, और वो केपेक्स ज्यादा चैनलाइज कहां हो रहा है? रेलवेज की तरफ, इसलिए आरवीएनएल रख दिया। हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो लॉजिस्टिक्स पे जो थ्रस्ट दिया है, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है, वो शायद कंटिन्यू हो। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इसलिए स्क्रीन्स पर क्लीन एंड ग्रीन पे फिर फोकस होगा, इसलिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स, डिसइन्वेस्टमेंट और उसके चलते आईडीबीआई बैंक, रूरल डिस्ट्रेस उसको एड्रेस करने की कोशिश, रिलैक्सो फुटवेयर स्क्रीन्स पर, डिफेंस पे वो स्पेंड थ्रस्ट, वो आउटले बढ़ाना लाइकली है कंटिन्यूड रहेगा, इसीलिए बीएल, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा
फोकस एरिया हो सकता है फिर से, इसीलिए होम फर्स्ट फाइनेंस और इंश्योरेंस को लेकर उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी रीच को बढ़ाने के लिए शायद स्टेप्स अनाउंस हो, इसीलिए LIC। तो सीधा सौदा की टीम भी आपने देख ली और हमारी टेक पंचायत अब हमारे साथ तैयार है। आपको 3 नए चेहरे दिखेंगे, अमित सेठ, आशीष बहेती और कविता जैन स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। पालविया साहब हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो टीम रखी है सामने सीधा सौदा में, जो 10 स्टॉक्स आशीष और नीरज ने आइडेंटिफाई किए, पालविया साहब पहले बताइए इसमें से आपको खासा क्या पसंद आ रहा है? तो हर्षा जी, मुझे लगता है कि RVNL पे फोकस करना चाहिए आशीष जी की टीम से, और हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है RVNL के, यहाँ पे एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 82 से 85 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो RVNL यहाँ पे बाय किया जा सकता है 72 के स्टॉप लॉस से। और जो दूसरा स्टॉक मुझे सेकंड टीम से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है डाबर का। डाबर में जिस तरीके के बाइंग इंटरेस्ट बना है लोअर साइड से, डाबर एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। तो डाबर सेकंड स्टॉक होगा बाय करने के लिए। डाबर को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है, और डाबर के जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो करीब जस्ट मोमेंट सो डाबर यहाँ पे बाय होगा सेकंड टीम से। हमें लगता है यहाँ पे 580 से 590 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 545 का। पुश और यहाँ पर रेल पुश, दो वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। देखते आगे 11 बजे के बाद देखेंगे कितना एक्शन आना शुरू होता है इन सारे काउंटर्स में। लेकिन अमित बताइए, आपने क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है? आज का टॉप कॉल क्या रहेगा, एटलीस्ट टिल 11? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स। हर्षिता मैम, मुझे क्यूमिंस इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। इसमें एक हमने अच्छा खासा पुल बैक देखा, एक 1400 का जोन देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, वहीं से एक स्टॉक ने पुल बैक दिया। कल के सत्र में हमने देखा काफी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया जिसने कि अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया। तो क्यूमिंस इंडिया में एक बाई की सलाह है, 1453 का इसका प्राइस है। प्री ओपन में इससे लगभग 1480 तक के टारगेट्स रहेंगे, और कोई पुल बैक आए तो उस पर लेना चाहिए। 1410 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड क्यूमिंस पर तेजी का ट्रेड बन रहा है। आशीष बहेती, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, टाटा पावर पे नजर होनी चाहिए। कल जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट था टाटा पावर में काफी इंप्रेसिव, और OI बिल्टअप भी जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग हुई है स्टॉक में, हमें लगता है कि एक बड़ा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। बजट स्पेसिफिक प्ले भी हो सकता है ये एक। तो 220 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 208 का। ओके, तो ये फिलहाल एक और ट्रेड जो बजट का फोकस रखेगा और स्टॉक में एक्शन भी देखने को मिला है, टाटा पावर। कविता जी बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं? सो हाय, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। सो कैपिटल गुड्स पे एक अच्छा खासा हम इंक्लाइंड रहेगा बजट। सो LT को अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे से प्लेस रहा है। लाइक लास्ट 7-8 डेज की गिरावट के बाद कल वी कुड फाइंड एक पिन बार फॉर्मेशन बना है। 2124 की क्लोजिंग है, और आफ्टर रिजल्ट अच्छा खासा कुल ऑफ हुआ है काउंटर। आई बिलीव इसमें एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगा विद गुड वॉल्यूम। कल पिन बार फॉर्मेशन बना है। ऊपर मुझे लगता है 2195 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 2215 विल बी द सेकंड टारगेट। 2072 के स्टॉप लॉस के साथ LT विल बी द टॉप पिक। LNT ये इनफैक्ट एक मेजर परफॉर्मर साबित हो सकता है वो कैपेक्स पुश के साथ। तो देखिए, वैसे लार्जली जो थीम बन रही है वो या तो आपकी ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई है या फिर कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई है, लेकिन आज नजरें रहेंगी सिंजीन पर और बायोकॉन पर। मेरे ख्याल में बड़ा सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, 4 करोड़ शेयरों का सौदा हो चुका है वीरू सिंजीन पर। नियरली 9.97% ऑफ इक्विटी हैज चेंज्ड हैंड्स। एक ब्लॉक विंडो में ये डील हो चुकी है। सिंजीन स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, क्योंकि बायोकॉन वहां पर कुछ हिस्सा बेच रहा है। 562 के आसपास यहां पर प्री ओपन में ट्रेड बनते हुए। सिंजीन पर कोई खास लेवल अब आप मैप करना चाहेंगे या फिर बायोकॉन पर, राजेश पालविया? सो बायोकॉन में एक अंडर परफॉर्मेंस था, और जिस तरीके के सेटअप बायोकॉन के बने, हमें लगता है यहाँ पे एक पुल बैक बन सकता है। तो बायोकॉन को बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। पिछले सेशन में भी देखे तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड से बना है। तो बायोकॉन में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 245 से 250 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 230 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो बायोकॉन में एक ट्रेड। बायोकॉन के हाथ में दरअसल वो पैसे आएंगे, याद रखिएगा, जो सिंजीन में स्टेक सेल किया है, तो इसीलिए सिंजीन आपको नीचे दिख रहा है। बायोकॉन में एक तेजी का ट्रेड। आज याद रखिएगा 1 फरवरी है। ऑफ कोर्स यूनियन बजट पर फोकस, लेकिन बिक्री के आंकड़े भी आएंगे ऑटो कंपनियों के। एस्कॉर्ट्स की तरफ से अपडेट आ चुका है।
कविता जी इसका चार्ट निकाल के रखिए आप। टोटल सेल्स जनवरी के महीने में 16% बढ़ी है, डोमेस्टिक सेल्स में करीब 22% का इजाफा। प्री ओपन में शुरुआत तो मजबूत है, लेकिन आज ये ट्रेड के और एक्शन दिखा सकता है। So yeah, हर्षदा जी, इज लाइक आप एस्कॉर्ट्स को लुक आफ्टर करें तो एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन काउंटर पर बनता हुआ दिखा है। एक इमीडिएट हर्डल काउंटर पर 2112 का है। आई बिलीव ये वंस क्रॉस होता है तो एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा काउंटर पर, जो कि इसको 2160 2177 के लेवल्स की तरफ लेकर जा सकता है। आई बिलीव 2075 के स्टॉप लॉस के साथ वन शुड चेस एस्कॉर्ट्स। हर्षदा आपके पास वापस आते रहेंगे और टेक पंचायत का रुख करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी के लिए मार्केट ओपनिंग पर फोकस करते हैं। देखिए प्री ओपन कहां फ्रीज हुआ है इस समय, 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर 17811, एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन। 17800 ऊपर से जब हम नीचे फिसल रहे थे तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जो मार्केट ने 3-4 बार इसको प्रोटेक्ट किया था। तो अब 17800 आप उसको एक क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग जोन माने। बैंक निफ्टी भी 41,115 पर ओपन होता है, 450 पॉइंट होता है। बजट वाले दिन 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी एक एक टिक में घूम जाता है कई बार, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी एकदम से खा लेगा, तो इसके लिए उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। और प्री ओपन में 2 स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, यही 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने बैंक निफ्टी को एक्चुअली लीड किया था। राहुल जी क्विकली एक इन दोनों स्टॉक पे चार्ट चेक हो जाए, 40 सेकंड बचे हैं, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। जी बिल्कुल, देखिए दोनों में से मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप ज्यादा बेहतर है। पीएसयू बैंक्स ने रिट्रेसमेंट देखा है अपने वीकली ब्रेकआउट से, बट मुझे कंपेरेटिव बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक में हेडरूम हमें ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से 870 तक की जगह मुझे लगती है कि आईसीआईसीआई बैंक में बनती हुई दिख सकती है। ओके चलिए 25 सेकंड बचे मार्केट ओपनिंग में। वीरो बजाज ऑटो के भी नंबर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगा नंबर्स उम्मीद से थोड़े कम है। 2.85 लाख यूनिट नंबर आया है और 3.03 लाख का अनुमान था। रिजल्ट के बाद बहुत भागा था बजाज ऑटो, अब लेकिन इन नंबर्स पर कैसे रिएक्ट करेगा ये देखते हैं। नंबर्स प्री ओपन सेल होने के बाद आए हैं, तो इसके लिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि प्री ओपन ने इसको रिएक्ट नहीं किया। चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग। फर्स्ट रेट आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी करीब 140 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी इस समय है 450 पॉइंट ऊपर। निफ्टी खुला एग्जैक्ट 17,800 पर, बैंक निफ्टी खुला एग्जैक्ट 41,100 पर, एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन, और वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग अब आ भी रही है। देखिए 17,756 ऑलरेडी आ गया निफ्टी पर और 40,990 आ गया बैंक निफ्टी पर। सबसे पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देख लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस सबसे पहले लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा होगा देखने वाला। वो अभी भी देखिए टेक्निकली अभी भी एफक्यू प्राइस के नीचे ही है वो स्टॉक का, तो थोड़ा प्रेशर है वहां पर। और पोर्ट्स हालांकि गेन कर रहा है, लेकिन मार्केट का हीट मैप लेकर आते हैं क्योंकि निफ्टी बैंक करीब 425 पॉइंट ऊपर है, तो आज थोड़ा सा उसके ऊपर पहले फोकस कर लेते हैं। और हीट मैप में आप एक बहुत क्लियरली एक चीज नोटिस करेंगे, ये देखिए क्या जबरदस्त ट्रांजिशन हमारे स्क्रीन पर इस समय। सबसे ऊपर आपको दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर। अच्छा आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन पहले अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़कर 797 तक गया, जब हमें लग रहा है कि थोड़ी अति हो गई थी वहां पर, और वहां से उसने फिर जबरदस्त आपको 50 रुपए का मूव दिया है 850 पर इस समय आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर। पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी की तेजी को यही स्पॉन्सर कर रहा है 2% के मूव के साथ, और उसको साथ दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक। ये 3-4 बड़े स्टॉक्स जो इस समय मार्केट को सहारा दे रहे हैं। उसके अलावा हिंडाल्को में थोड़ी सी बाइंग है, तो वो चाइना फैक्टर भी कंटिन्यू कर रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी बाइंग है, बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी बाइंग है, एसबीआई, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेस के अलावा बीपीसीएल थोड़ा सा रेड में है, सिप्ला में थोड़ी सी गिरावट है, और आईटीसी बजट से पहले थोड़ा सा घबराया हुआ है, लेकिन कुछ ज्यादा घबराने की मुझे लग रहा है कि बात है नहीं। अच्छा एक बार मैं रिजल्ट इंपैक्ट अगर है तो वो देख लेते हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट इंपैक्ट देखना। देखिए इंडियन होटल्स, देखिए इंडियन होटल्स 3% रहेगा, वो ये इसीलिए क्योंकि मार्केट को रिस्क यही रहता है जब इतनी जबरदस्त अर्निंग्स आती हैं कि ऑलरेडी क्या स्टॉक ने सब कुछ प्राइस तो नहीं कर लिया है, क्या ये एक पीक अर्निंग्स तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हैं, लेकिन मार्केट का पहला रिएक्शन ये होता है। हालांकि फिर भी 4% ऊपर है स्टॉक, ऐसा नहीं है कि नीचे है, 4% ऊपर है। लेकिन स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एफएनओ का स्टॉक 8% का मूव है चोलामंडलम में, वो भी अपनी अर्निंग्स को रिएक्ट कर रहा है, तो जबरदस्त मूव वहां पर इस समय आ रहा है। ये हो गया अर्निंग्स इंपैक्ट। और आईओसी 1% नीचे है अर्निंग्स इंपैक्ट में भी। एफएनओ में क्या क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, अगर देखें चोला, लेकिन इंडियन होटल्स जो आपको तेज दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, याद रखिएगा ये उतारा चल रहा है, मतलब एक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे, गुजरात गैस, डिक्सन आज थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, और
साथ ही साथ लॉरस लैब्स, मनप्पुरम फाइनेंस, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप रेस्ट ऑफ द मार्केट से कंपेयर करें बैंक्स को, तो आई थिंक बेटर शेप में बैंक नजर आ रहे हैं। 41,000 याद रखिएगा, 2 फरवरी के एक्सपायर होने वाले वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर अभी तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी है। अच्छा, बैकफुट पे क्या अदानी एंटरप्राइजेस और आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और साथ ही साथ सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे हैं। एक थोड़ी सी अगर आप देखें स्ट्रेंथ निफ्टी आईटी में भी है, कल के पेन के बाद हल्का सा आप देखें अपने गेंस को रिस्टोर करने की कोशिश करता हुआ 2987। एक काम करता हूं, एक्चुअली कल नैस्डैक में जो रैली आई है ना वीरो, उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक शायद मेरे को लग रहा है कि एक इम्पैक्ट आया। लेकिन देखिए फिर वही बात करूंगा मैं, एक बार मार्केट ओपनिंग को समझ लेते हैं एक बार। 17,766 अब हम इस समय यहाँ पर, और जो सुबह का हाई था वो एग्जैक्ट 17,800 के थोड़ा सा ही ऊपर था। तो मार्केट ओपनिंग एग्जैक्टली जिसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन में हुई है। और अब मैं फिर लोगों को कह रहा हूँ, थोड़ी सी टेम्पटेशन से बचिए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ घूम सकता है और बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि ग्लोबल क्यूज काफी स्ट्रांग है, तो एक बार भले ही साइड हट जाइए, बजट आ जाने दीजिए। और बजट आने के बाद क्या होगा, ऑप्शंस जो बहुत महंगे हैं, वो जो ऑप्शंस महंगे हैं उनमें एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक बजट की वैल्यू, जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। जो आपके ऑप्शंस नॉर्मली आप अगर आप 17,800 की कॉल देखेंगे, वो नॉर्मल दिन पे जो होगी उससे बहुत महंगी है, जबकि कल एक्सपायरी हो रही है, फिर भी बहुत हाई प्रीमियम होगा। तो अनलेस आपको कोई बहुत बड़ा मूव मिले, अगर आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें आपका पैसा जाने के चांसेस हैं। हो सकता है आप कॉल ले लें और हो सकता है निफ्टी 100-150 पॉइंट चल भी जाए, लेकिन फिर भी आपकी कॉल पैसा नहीं बना के देगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो वॉलेटिलिटी फैक्टर का बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट आएगा। क्विक कॉल से लेते हैं, यहां से शुरुआत कर लेते हैं। एक्चुअली राहुल जी आपसे पहला एक ट्रेड ले लेते हैं। जी, मेरे हिसाब से देखिए पीएससी इंडेक्स स्टार इंडेक्स रहना चाहिए आने वाले समय में, और एनटीपीसी का सेटअप सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन हुए इस फॉल के अंदर। मुझे लगता है कि 190 का एक ट्रेडिंग टारगेट और डिलीवरी टारगेट 220 का, यानी कि तकरीबन 30% अपसाइड एनटीपीसी में बनती हुई दिख सकती है। तो इसे बाय करके चलिए, 164 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि पीएसई इंडेक्स को ये लीड करेगा। ओके, एनटीपीसी, कल भी एनटीपीसी का काफी शोर था, कल भी अगर आप देखें काफी कॉल्स पे शामिल था ये। बिल्कुल। मयूरेश, आपका एक पिक, फिर चलते हैं अपनी टेक पंचायत की तरफ। एमएनएम काफी अच्छा लग रहा है ग्लोबल टी को, आई थिंक कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। जो सेल्स आ रहे हैं और जो पोर्टफोलियो इनका आएगा ईवी की तरफ स्पेसिफिकली लॉन्चेस अगले 3 से 4 महीनों में, जो ऑर्डर बैकलॉग है और जो वर्स्ट ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस है, ये शायद सहारा देगा अर्निंग्स को आगे जाते वक्त। तो हमें लगता है एमएनएम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, गुरमीत जी, एक आपसे एक व्यू ले लेते हैं। ये आईटीसी पर कुछ व्यू है क्या मार्केट बजट से जाने से पहले? तो मुझे लगता है वो हर साल जैसे ये एक्साइज का रहता है और लिकर पे स्टॉक्स को थोड़ा प्रेशर रहता है, बट रीजनेबल वैल्यूएशन है। टेम्पररी 5-7% का सेटबैक हो सकता है अगर इनकेस हुआ है, बट उनकी वॉल्यूम ग्रोथ वापस आई है। सिर्फ 3-4 साल से आप देखिए सिगरेट में उनका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं था, स्मगल सिगरेट्स का इशू था। एफएमसीजी बिजनेस हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिख रहा है, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। टाटा कंज्यूमर और ये अदानी विलमार भी ट्रैक करते हैं उस स्पेस में, जो हम फूड बिजनेस बोलते हैं। एग्री पेपर बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। इस एनवायरमेंट में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर होता है, कोई भी स्टॉक जिसका वैल्यूएशन रीजनेबल है 17-18 टाइम 5% का डिविडेंड डील है, वो हमेशा स्टेडी रहेगा। देखिए अब इस फॉल में भी उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। मेरे हिसाब से स्टेडी स्टॉक है, अगर कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल। अच्छा, आईटीसी को लेकर एक सुबह एक चर्चा हो रही थी कि जो सिगरेट, इनकी जो मेन सिगरेट है वो 18 रुपए की बिकती है वीरू। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नहीं कंज्यूम करता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि 18 रुपए की आती है, कि 10% तक अगर वो ड्यूटी वगैरह कुछ बढ़ता है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 20 रुपए तक की हो जाएगी। उसको ऊपर आ जाएगी ना तो दिक्कत कहाँ पे आएगी। हालांकि आजकल हर कोई पेटीएम वगैरह सब कुछ यूज करता है, वो जो हमेशा होता है नहीं, अगर 21 की होगी ना तो वो लोग यार 1 रुपए कौन छुट्टा रखेगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत की बात कर सकती है। लेकिन बहुत बताता हूँ मैं, आपने आईटीसी का बहुत जिक्र कर दिया। रेडी को खेतान भी डे हाई पर है और 6 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहे, काम करते हैं। इस चर्चा से बाहर निकलते चलते हैं टेक पंचायत की तरफ। शुक्रिया वीरू। और कुछ देर पहले आप हमारे बजट एडिटर राहुल अरोड़ा को बर्थडे विश कर रहे थे। आज एक और बर्थडे बॉय हमारे साथ है, अमित सेठ का भी बर्थडे है आज, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आपने आप नॉर्मली अपने बर्थडे लोग परिवार के साथ मनाते हैं, आप सीबीसी आवाज के परिवार के साथ मना रहे हैं, सो विश यू अ ग्रेट ईयर। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत फिर आप ही से करेंगे। मार्केट देख लिया है, बताइए ट्रेड क्या है?
जी हर्षदा, मुझे भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन से स्टॉक ने आज गैप अप दिया है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। करंटली इसका प्राइस 890 का, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 920 और इसमें लगभग स्टॉप लॉस रहेगा 875 रुपीज का। ओके, तो ये फिलहाल तेजी वाला ट्रेड इस समय बनता हुआ स्टॉक में मोमेंटम है। कविता जी, आप इस समय क्या आइडेंटिफाई कर रही है जो हम हर रोज क्विक सिंगल लेते हैं? Yes, so मेरी रडार पर GNFC है। GNFC इज लाइक करंटली ट्रेडिंग एट 558। एक अच्छा डाइवर्जेंस के बाद काउंटर मूव देते हुए दिख रहा है। आई बिलीव 565, 570 के लेवल्स के लिए GNFC पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। वन कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 545 ऑन द काउंटर। ओके, तो ये तेजी वाला ट्रेड फर्टिलाइजर की तरफ अभी भी तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश पाल, आपका ट्रेड क्या है इस घंटे? हर्षदा जी, फोकस में है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 4 वीक के करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके का रिवर्सल कल के सेशन में बना और आज एक फॉलोअप बाइंग एक्शन बन रहा है, स्टॉक अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है और स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी बनी, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 430 तक की अपसाइड हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। 402 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल 430 LIC हाउसिंग पर ट्रेड। आशीष, आपका ट्रेड? जी हर्षदा, मेरे रडार में भी LIC हाउसिंग था, बट उसके साथ साथ M&M फाइनेंस में भी एक सिमिलर लेवल का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से NBFCs में वापस आज बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा दिख रहा है, स्पेसिफिकली चोला के नंबर्स के बाद मुझे लगता है कि M&M फाइनेंस को भी रडार में रखना चाहिए और 235 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 244 के। M&M फाइनेंशियल तेजी वाला ट्रेड को 2-2.5%, क्योंकि आपने इनफैक्ट इन फाइनेंशियल स्टॉक्स और NBFCs का जिक्र किया। एक तो चोला इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर रखिएगा और इस पर एक फटाफट से ट्रेड अमित अगर आप दे सके। नतीजे अच्छे रहे हैं डिस्पर्सल्स के लिहाज से, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के लिहाज से, तो स्टॉक 8% ऊपर और ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत सॉलिड 6% ऑड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस समय आप तेजी करेंगे? जी हर्षदा, हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट देखा, गैप अप के साथ स्टॉक में एक अपटिक देख रहे हैं 8% के बाद। आई थिंक आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ पुल बैक। अगर कोई पुल बैक आता है तो डेफिनेटली कोई पोजीशन बनाई जा सकती है। जो लोग इस स्टॉक में ऑलरेडी, उन्हें बना रहना चाहिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 750 और जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है, आई थिंक उनके लिए लगभग 800 तक के टारगेट इसमें आने पॉसिबल है। अगर स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करें 800, नई खरीदारी के लिए डिप का इंतजार किया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, PLI स्कीम को कुछ और एक्सटेंशन, यहाँ पर कुछ और थ्रस्ट आने की गुंजाइश में डिक्सन जैसे ट्रेड्स पर नजरें रहेंगी और डिक्सन की काफी धुलाई हुई है। राजेश पाल भैया, नंबर्स के बाद से ही कल भी यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला था, अब क्या बाइंग जोन में आ रहा है? नहीं, स्टिल अभी भी वीक जोन में ही है। स्टॉक में जरूर एक पुल बैक बना है। शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे। हमें लगता है जब तक 3000 के लेवल इसमें क्रॉस नहीं होंगे, हायर साइड पे थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल रहेगा स्टॉक को रिकवर होने में। तो पुल बैक जरूर बन रहा है, यहाँ पे थोड़े शॉर्ट अनवाइंड जरूर हो रहे, तो थोड़ा पुल बैक में यहाँ पे प्ले करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है, जो कि होगा करीब 2730 के आसपास का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और पुल बैक में 2850, 2900 अगर ये आता है तो वहां पे बुक भी करे प्रॉफिट। ओके, चलिए देखिए 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। बायोकॉन इस समय मॉर्निंग हाई पर, वो जो ब्लॉक डील हुई जैसा हर्षदा एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि बायोकॉन को पैसा मिला और तो बायोकॉन इस समय करीब 2.5% ऊपर और अब ये शायद लास्ट ट्रांच है या नहीं, क्योंकि 62% स्टेक था। अब जो हिस्सा बिका है उसके बाद अगर सब्सिडी एज इट इज रखना है तो मुझे लग रहा है कि ये शायद एक लास्ट ट्रांच होगी। तो एक बार सिंजीन को भी देख लेते हैं वहां पर अगर ओवरहैंग खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस ब्लॉक डील का, क्योंकि ब्लॉक डील तब हो गई और सुबह प्री ओपन में ही हो गई थी, तो मुझे लग रहा है कि एक ओवरहैंग खत्म हो होगा वहां पर और वहां पर भी एक्चुअली बाइंग आ रही है। अमित जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी। एक मैं स्टॉक आपसे रिविजिट करना चाहता हूं, गुजरात गैस। एक बार जरा उसका चार्ट देखिए, बताइए वहां पर कोई ट्रेड है क्या? जी अनुजी, स्टॉक ओवरऑल तो एक डाउन ट्रेंड में रहा है, लेकिन आज की जो हम कैंडल देख रहे हैं इसने अपना लास्ट लोअर हाई को क्रॉस किया है, तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम डेफिनेटली गुजरात गैस में है। इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। 470 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग 490 से 495 के इसमें टारगेट्स रहेंगे। एक और बड़ा सवाल था कल, मयूरेश जी ने कहा था कि भैया अनुज से पार्टी चाहिए आज शाम बर्थडे की, तो मिल गई पार्टी, पर अनुज नहीं देंगे, अमित सेठ जी देंगे, क्योंकि उनका बर्थडे भी है ना आज, तो बाद में कर लेंगे। टीएसटी के लिए स्टॉक पूछा था, मैंने कहा वेबसाइट ले लो और अनुज जी से पार्टी भी ले लो। राहुल जी आए थे, राहुल जी का भी बर्थडे है वैसे आज, तो बहुत सारे लोग हैं फाइनेंस करने के लिए पार्टी। अच्छा, इस बीच मार्केट में स्ट्रेंथ अगर है तो है बैंक निफ्टी में। जबरदस्त। राहुल जी,
बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ, आई मीन दैट्स इंपॉर्टेंट, 41,000 के जोन को होल्ड कर रहा है। मीनवाइल चंदन जी भी आ चुके हैं। एक तो बताइए क्या कि अगर मैं इंडेक्स को ना छूऊं इस वक्त, एक स्टॉक पकड़ना हो प्री बजट, तो क्या पकड़ेंगे? उसके बाद चलते हैं चंदन जी के पास। देखिए, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक मुझे हेड एंड शोल्डर्स पूरे बैंकिंग पैक में सबसे मजबूत लगता है। तीन रीजन है। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक का जो रिलेटिव चार्ट है आप देखोगे तो वहां पर 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकल चुका है। प्राइवेट बैंकिंग में भी सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि रिवर्सल देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से आप अगर डिलीवरी में लेना चाहते हैं, पोजिशन लेना चाहते हैं, दोनों हिसाब से मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 1800 से 2000 तक के टारगेट्स रहेंगे मेरे आने वाले 3 से 4 महीने में। और यहाँ पर आपको बाय एंड होल्ड, यानी कि आप डेरिवेटिव में भी ले सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसके जो लास्ट जो जनवरी मंथ के लोज थे 1560 का स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग कीजिए। आपकी व्यू को अगर किसी कॉल से खेलना है तो कौन सी स्ट्राइक अच्छी रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से 1650 का जो कॉल ऑप्शन है वो आइडियल रहेगा। पूरा महीना पड़ा है हमारे सामने और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके इस कॉल ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट किया। ओके, चलिए चंदन आपके पास मैं आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सवाल एचडीएफसी बैंक का कर दिया है आपने, तो गुरमीत को कैसे नहीं इन्वॉल्व करें इसमें? उनकी पिन ट्वीट मेरे ख्याल से वही है। तो गुरमीत, एचडीएफसी बैंक, अब असल में मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपसे, क्योंकि इतने सालों से आपने ट्रैक किया, मेरे ख्याल से आपने काम भी किया इनके लिए, और वो ESOPs भी अभी तक संभाल के रखे हैं शायद, मेरे ख्याल से थोड़े मिस हो गए, लेकिन ठीक है, वो तो खैर उसका तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, इच्छाओं का तो अभी 3 साल इसने अंडर परफॉर्म किया। अब मार्केट ने पिछले 1 महीने में एक मूव दिखाया, आईसीआईसीआई बैंक से पैसा निकल कर जा रहा था एचडीएफसी बैंक में, फिर उसके बाद ये अदानी फैक्टर आया, उसकी वजह से मार्केट गिरा, जो भी हुआ। अब इस समय आपको क्या लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक वो जो एक स्लीपिंग जायंट क्या अवेकन हुआ है, या फिर अभी भी थोड़ा स्लीपी रहने वाला है ये अगले 2-3 साल के लिए? अनुज स्टेडी रहेगा। आई थिंक नियर टर्म ट्रिगर एनसीएलटी का एक 3 तारीख का मीटिंग भी है मर्जर को लेकर। आई थिंक जैसे मर्जर होगा शायद आपको एक ट्रिगर मिलेगा, उसके बाद स्टडी होगा। आप देखिए 20 लाख करोड़ की बैलेंस शीट को 20% ग्रो करना अगले 20 साल इतना आसान नहीं होगा, बट मैं ये मानता हूँ कि अच्छा करेगा। दूसरा देखिए, वो उन्होंने कमेंट्री में एक चीज हाईलाइट करी, वो क्या मिस की उन्होंने अपॉर्चुनिटीज। तो इस इन्वायरमेंट में हम कैरिड अवे नहीं होना चाहिए क्रेडिट ग्रोथ से। आप कौन सिलेक्टिव, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो सिस्टम में है। दूसरा बोरिंग मिक्स चेंज हो गया ना, क्योंकि ईसीबी बोरिंग कम हो गई, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई है, तो थोड़ा बैंक क्रेडिट ग्रोथ उस वजह से भी बढ़ा है। तो आप किसको कहते हैं ना क्रिकेट में, आप कौन सी बॉल छोड़ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है। और साथ में डिपॉजिट ग्रोथ देखिए आप, 20-22% का डिपॉजिट ग्रोथ है, वहां मुझे लगता है इंसेशन आएगा। तो जो लाइबिलिटी साइड पे स्ट्रांग है उससे ध्यान दीजिए। क्रेडिट साइड में अच्छे तेज उसमें स्टॉक में तो सब अच्छा करते हैं, सब बैंक की क्रेडिट ग्रोथ आएगी। आप कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे क्रेडिट में कि ये नहीं करना है कि आगे जाके एनपीए बन सकता है, वो इंपॉर्टेंट। जी अच्छा, एक और थीम जो स्क्रीन पे अच्छा कर रही है, मैं चंदन जी को इंट्रोड्यूस करूं। चंदन, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है इस बजट कवरेज पे सीएनबीसी आवाज की। एक स्टॉक देखिए आप, पॉलीकैब, ये इस मंच पे काफी डिस्कस भी हुआ है एंड हेडिंग टू इट्स ऑल टाइम हाई। इस पे एक राय रखिएगा। हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट स्पेस, रियल एस्टेट एंसिलरी, इस पर आपका टेक और आपका कन्विक्शन ट्रेड आपका इस पर। बिल्कुल, नमस्कार, और सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए, पॉलीकैब की बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। निफ्टी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, उसके बावजूद भी बड़ा रेजिलियंस है। काफी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स इस काउंटर में मार्क हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी कंटिन्यूअसली इंटेक्ट है। 86-88% के ज्यादा से जो रोल ओवर यहाँ पे देखने को मिले थे, और डेटा सेटअप ये इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 10 से 12% भी रैली बननी चाहिए। बट इमीडिएट ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2920 का सपोर्ट रहेगा। मेरा मानना है 3025 से लेके 3050 से लेके 3100 तक के मूवमेंट यहाँ पे बनने चाहिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है और पॉजिटिव स्टेंस के साथ प्ले करना चाहिए। ये एक ऐसा काउंटर रहेगा जो मार्केट से आउट परफॉर्म भी कर रहा है, और मार्केट चलेगा तो और ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे बनेगी। अब ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो मेरा ध्यान कुछ ऑटो और कुछ प्राइवेट बैंक्स और कुछ बैंक्स नेम पे रहेंगे। तो टीवीएस मोटर पर मैं फोकस करूंगा। सिलेक्टिव ऑटो काउंटर में अच्छे लग रहे हैं। मैं इसलिए भी फोकस कर रहा हूं कि बाई चांस बाजार में वोलेटिलिटी भी रही तो यहाँ पे कोई मेजर पैनिक नहीं बनेगा। तो टीवीएस मोटर पे मेरा ध्यान है। कंटिन्यूसली यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बने हैं। वीकली चार्ट में जो नेगेटिव पैटर्न थे वो निगेट होकर मेजर सपोर्ट से स्टॉक टर्न हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1025-1028 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। हमारा मानना 1100-1110 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। तो टीवीएस मोटर को ऑटो पेक में यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए शुक्र चंद्र इस कॉल के लिए। अच्छा, पॉलीकैब की बात की, कल क्लोजिंग में एक सस्ता ऑप्शन में पॉलीकैब का ही ऑप्शन सजेस्ट किया था, मुझे याद है 3000 की कॉल सजेस्ट की गई थी आपके लिए। मुझे लग रहा है कि वो टारगेट मीट हो गए होंगे, क्योंकि 83 रुपए इस समय पॉलीकैब का जो ऑप्शन है वो इस समय ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मार्केट देखिए इस समय कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा एक
मेंटेन करे हाई स्कोर। अब वीरू आईटी सपोर्ट कर रहा है उसको, और आईटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल डिक्लाइन आई थी टेक महिंद्रा में, और अब टेक महिंद्रा ही उसको लीड कर रहा है। इनफैक्ट टेक महिंद्रा एट मॉर्निंग हाई, और उसके अलावा टीसीएस और विप्रो का भी सहारा। निफ्टी आईटी इस समय कोशिश कर रहा है डे हाई की तरफ जाने की। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस को, मतलब अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट लेकर आइए, और अदानी एंटरप्राइजेस इस समय डे लो पर, मॉर्निंग लो की ट्रेजेक्टरी में आ गया ये, करीब करीब 2900। हाँ, कमिंग बैक टू टेक महिंद्रा, सबसे अंडररेटेड है क्या इस वक्त आईटी में? नहीं, टेक महिंद्रा इशू क्या है, मैं बताया था आपको। टेक महिंद्रा का सबसे बड़ा इशू ये है कि सस्ता भी है स्टॉक ये, लेकिन ग्रोथ सबसे कम टेक महिंद्रा ने दिखाई है। प्रॉब्लम ये है टेक महिंद्रा की, मार्केट को चाहिए कि एक कई बार कहते हैं मार्केट वेट कर रहा है कि शायद आगे जाके अगर कोई बड़ा लीडरशिप चेंज हो जाए यहाँ पर, समझ गया। और तो वो, और एक पहले बीच में एक बार टेक महिंद्रा में रैली हुई थी जब संजय जलोना जी का नाम जुड़ा था इनके साथ, कि संजय जलोना जी जुड़ेंगे, जो उन्होंने वो एलटीआई को इतना जबरदस्त लीड किया था। अगर वो हो जाए तो अलग बात है। खैर चलिए काम करते हैं, रजत जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उससे पहले एक बार हर्षिता के पास जाते हैं, कुछ 2-3 कॉल्स और हैं वो निपटा लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और रजत राजगढ़िया जी से बात करेंगे। हर्षिता, ओवर टू यू। शुक्रिया अनुज। यहाँ पर आशीष भैती ने एक कॉल आइडेंटिफाई किया हुआ है बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज में, थोड़ा सा ठंडा रहा अब तक। आशीष, क्या ट्रेड लेंगे इस समय? जी हर्षिता, एक कॉन्ट्रा ट्रेड है जिस सब जरूर स्टॉक अपने सारे अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट जिस हिसाब से इसने 2300 के पास एक बेस बनाकर बाउंस बैक दिया, हमें लगता है कि एक बजट स्पेसिफिक प्ले जरूर किया जा सकता है। काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस है इसको बजट से, और हमें लगता है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। तो 2330 का एक ऐसे लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 2440। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए तेजी का ट्रेड 2440 का टारगेट, लेकिन याद रहे रिलायंस पर अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात कर ले। जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो ये हमारी तरफ से डिस्क्लोजर। राजेश सातपुते अब स्टूडियो में जुड़ते हुए। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू मुंबई। ये थोड़ा सा पूना क्लब यहाँ पर हमारा बन गया है तुम लोगों का। बताइए ट्रेड क्या लेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षद जी, देखिए नजर है मेरी एफएमसीजी पे, और इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा दिख रहा है, ब्रिटानिया में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, डाबर में। तो मुझे अगर एक चुनना है देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो विद डाबर। डाबर का स्ट्रक्चर बेहतरीन है, ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे बैठा है, 560 का वो सपोर्ट है, और इनफैक्ट मुझे याद है मैंने पहले भी इस पे रिकमेंडेशन दिया था, सो आई वुड स्टिल लाइक टू कंटिन्यू विद द सेम रिकमेंडेशन। इट्स अ बाय इन डाबर अबव 560, 550 का स्लाइटली डीप रख रहा हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि आज वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ डाबर बाय करें। 580 इसका पहला टारगेट होगा, अगर वो भी निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये 600 को भी चेस कर सकता है। तो लो बीटा डाबर। ओके, लो बीटा डाबर। पूना क्लब, ये अच्छा नाम दिया हर्षिता आपने, पूना क्लब हमारे साथ जुड़ गया। पूना क्लब, जैसे वो क्लब की बात आती है, मुझे वो धमाल पिक्चर याद है कि उसमें गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है वो जो बोला था। तो पुणे से आज सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हुए, और अब एक काम करते हैं, अब थोड़ी बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, और थोड़ी बजट में क्या क्या आ सकता है, किस तरीके के स्टॉक्स पर, किस तरीके के सेक्टर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन भी ले लेते हैं। रजत राजगढ़िया जुड़ गए हमारे साथ, एमडी एंड सीईओ मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के यहाँ पर। रजत जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सबसे पहले तो इतने बड़े दिन पर टाइम देने के लिए। बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर, आपके क्लाइंट से जो आपकी बात होती है उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या डर है इस बजट को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज। सो अनुज, हमारी 3 एक्सपेक्टेशंस है। पहला, मुझे लगता है इस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से ग्रोथ पे अपना फोकस रखा है, और ये बजट नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन के पहले का लास्ट बजट है, तो मार्केट्स, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट्स यही चाहते हैं कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस इस बजट पे डेफिनेटली रहे। इसका मतलब है कि अगर आप हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस देखें तो पिछले 2 साल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू कलेक्शंस थे वो काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट थे, और एवरी ईयर वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहे हैं। तो वो एक डेफिनेटिव इकोनॉमिक मोमेंटम है। उसके सामने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर और ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो कैपिटल गुड में हो या चाहे वो कंजम्पशन लेवल के ऊपर हो। तो पहली धारणा ये। दूसरी धारणा, हमेशा लोग फिस्कल डेफिसिट हर साल डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि इस साल अगर 6.2, 6.3 पे रहता है तो अगले साल का ये नंबर बिलो 6 रहेगा। अभी बिलो 6 में 5.6 हो, 5.8 हो, ये मेरे लिए इतना कम मैटर करता है, बट मोर मैटर करता है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर आप कैसा बना रहे हो। और तीसरा, शेयर मार्केट के हिसाब से हम यही चाहेंगे कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो, एंड जिस हिसाब से मार्केट में पिछले 2 साल में एक बहुत बड़ा
वेल्थ क्रिएशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, गवर्नमेंट स्टेप्स ले कि मोर एंड मोर ऑफ सेवर्स इन इंडिया वो इस प्लेटफॉर्म को आके ज्वाइन करे, उसी हिसाब से इंसेंटिवाइज किया जाए बजट के अंदर कैपिटल मार्केट को। अच्छा रजत जी, जो यहाँ पर अभी तक बात निकल कर आई है कि मार्केट को डर है सिर्फ एक कैपिटल गेन्स टैक्स की टिंकरिंग को लेकर, उस पर आपका क्या व्यू है? क्या मार्केट मेंटली प्रिपेयर्ड है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इस बार ना हो अगले साल हो, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो सेलिंग बढ़ेगी, खासतौर से एफआईएस की? और क्योंकि आपके काफी एफआईएस क्लाइंट्स भी हैं, इतनी सेलिंग क्यों हो रही है इंडियन मार्केट में एफआईएस की? क्या ये बजट का डर है? सो अनुज, इसको मैं दो भाग में डिवाइड करता हूं। पहला जो कैपिटल गेन है, मुझे लगता है 5-7 साल हो गए हैं कि हर फेब के बजट के पहले एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फियर आता ही है। हमने 2018 में देखा था कि एक्चुअली कैपिटल गेन के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद से वो अभी तक स्टेबल है। मुझे लगता है जिस हिसाब से हर साल डिस्कशन आता है, कहीं ना कहीं पे जाके कुछ ना कुछ टिंकरिंग होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, 2 साल बाद होगा, मुझे पता नहीं, बट हर साल का ये डर रहता है। एक क्लियर पॉलिसी लेआउट अगर हो जाए जो स्टेबल रहे सालों तक, वो मार्केट के लिए सबसे फेवरेबल होती है। इस साल हो, अगले साल हो, मुझे व्यू नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में शेयर से कम कमाओगे, बट जिस हिसाब से मार्केट में ओवरऑल एक्सपेंशन हो रहा है, आप अगर एसटीटी रेवेन्यूज देखे, बाकी के मोड्स ऑफ रेवेन्यू देखे, वो बहुत अच्छी कमाई है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो इस मोमेंटम को डिस्टर्ब करे। दूसरा, आपने एफआईआईज के सेलिंग का कारण पूछा। इस साल में पिछले 1 महीने से जो ट्रेंड चल रहा है, एफआईआईज जो बीटन डाउन मार्केट्स थे लास्ट ईयर के, जैसे चाइना हुआ, कोरिया हुआ, नेस्डेक हुआ, ये सब वहां पर खरीद रहे हैं। वो सब इंडाइसेस अपने नीचे के लेवल से पिछले 1-2 महीने में 25-30% रैली कर चुके हैं, एंड इंडिया लास्ट ईयर का टॉप परफॉर्मिंग मार्केट था। तो मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म फेज है, इसके लिए ज्यादा वरी नहीं हूं मैं। एक बार ये बजट निकल जाए, हमारा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का कैलेंडर खत्म हो जाए, हम वापस देखेंगे कि धीरे धीरे एफआईआईज इंडिया में रिटर्न करेंगे, बिकॉज ये एक मार्केट है जहां पर लोग 3-5 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करते हैं। कुछ और मार्केट में आई थिंक एक वैल्यूएशन या एक ट्रेड होता है, तो जिसके कारण एक नियर टर्म फंडिंग हो रही है इंडिया में। ये ये लंबे टाइम का ट्रेंड नहीं है, मुझे लगता है ट्रेंड जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि एफआईआईज एक बार फिर से आप देखें भारतीय मार्केट्स को चेस करेंगे, और CY23 का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बजट हम आज देख ही लेंगे। लीडरशिप यहां से अभी भी किसके हाथ में रहेगी? अगर 2 दिन पहले अगर आप देखें, कुछ इंसिडेंट्स बाजार में हुए, उसके चलते बैंकिंग में डैमेज आया। बैंकिंग ने लीड किया पूरी प्रीवियस रैली को सर, बट एक ऐसे वर्ष में जब आपके एनआईएम स्टेप आउट हो रहे हैं, क्रेडिट गुड बहुत स्ट्रांग है, आप बेस्ट दिख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में, क्या लीडरशिप बैंकिंग के पास ही रहेगी? जब आपको डिप मिले तो क्या बैंकिंग, लार्ज कैप बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अपने आप को इसी तक सीमित रखना चाहिए? मतलब स्ट्रेंथ रहेगी बैंकिंग में? मुझे लगता है कि ये साल, मतलब केवल इस साल का व्यू नहीं है, बट इस साइकिल में बैंकिंग लीडर रहेगा 2 कारणों से। अगर आप पिछले 1 साल के रिजल्ट्स देखें बैंक में, तो उसमें सबसे बड़ा रोल क्रेडिट कॉस्ट कम होने का और मार्जिन एक्सपेंशन होने का आया, जिसके कारण रिजल्ट्स अच्छे हुए। जो आपकी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल है, वो तो आने वाले सालों के अंदर प्ले होगी। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, क्रेडिट ग्रोथ 16, 17, 18% जब रहेगी, तो ये सारे बैंक्स के रिजल्ट्स मोर और लेस उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सेक्टर लास्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, बट उसके बावजूद अगर आप वैल्यूएशन देखें तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स आज भी बिलो बुक है, 5 से 6 टाइम अर्निंग्स है। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें तो 2 से 2.5 टाइम बुक है और 12 से 13 टाइम अर्निंग्स है। मुझे नहीं लगता कि आपको बड़े सेक्टर्स में कोई भी ऐसा स्पेस दिखेगा जहां पर आपको 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी एंड सिंगल डिजिट पी फॉर द सेक्टर मिलेगा। तो एंड बैंकिंग इस मार्केट का सबसे बड़ा वेटेड सेक्टर है। अगर मार्केट को चलना भी है तो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन उसमें जरूरी है। सो बैंकिंग एज अ स्पेस, नॉट जस्ट ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, पर हमको लगता है कि इवन जो मिड साइज प्राइवेट है और जो मिड साइज पीएसयूज है, वो भी आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। तो रजत जी, और एक और सवाल, क्योंकि हम बात अब मार्केट की भी कर रहे हैं बजट से थोड़ा हटकर, एक सेक्टर जहां पर ओपिनियन काफी डिवाइडेड है वो है आईटी।
क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि अब बॉटम बन चुका है, कई लोगों को लग रहा है कि एक रिलीफ रैली है जिसका कोई मतलब नहीं है, अगले क्वार्टर के नंबर्स के बाद शायद वो सस्टेन ना कर पाए। आपका क्या व्यू है यहां पर? ओके, आई थिंक कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ फ्रीज, ओके, डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए रजत जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और अगर आप नहीं सुन पा रहे तो मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, वो आपको शुक्रिया बोल देंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार जरा मार्केट पर नजर रखते हैं वापस। आज का एडवांस डिक्लाइन देखिए क्या जबरदस्त है, 6:1 का एडवांस डिक्लाइन। कल का एडवांस डिक्लाइन हम बोल रहे थे हर्षदा की बहुत अच्छा है, 4:1 का एडवांस डिक्लाइन है। आज का एडवांस डिक्लाइन तो 6:1 है और मिड कैप्स इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना एक काम किया जाए, थोड़ी सी और कॉल ले ली जाए। हर्षदा, कोई कॉल्स आपके पास यहाँ पर स्टूडियो में? जी हाँ अनुज, इनफैक्ट एक कदम आगे कल की तुलना में वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो, लेकिन अभी भी फोकस हमारे जानकारों का दिग्गजों पर ही है। देखते हैं इनमें से किसी ने अगर कोई मिड कैप स्टॉक चुना है। अमित जी बताइए क्या रेडार पर आया? जी हर्षदा, मेरे रेडार पे हिंडाल्को है। हिंडाल्को अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसने एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि इसमें एक बुलिश प्रोसाइज कैंडल बना है, कल के क्लोज के ऊपर इसका गैप अप होकर ओपन हुआ है। इसके नियरेस्ट मूविंग टर्म एवरेजेस 482 के आसपास है, अगर वो क्रॉस होता है तो और भी इसमें मोमेंटम बनेगा। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बाय किया जा सकता है एट 479 विद स्टॉप लॉस ऑफ 473 एंड अ टारगेट ऑफ 490 एंड 495। ओके, तो हिंडाल्को अभी भी एक प्रेफर्ड बाय 2% से ज्यादा ऊपर, लेकिन 485 की तैयारी करता हुआ। राजेश जी बताइए। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है 3 स्टॉक्स पे जो जनरली साथ चलते हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट एंड पिडिलाइट। तो देखिए नजर जो है वो है पिडिलाइट पे, क्योंकि पिडिलाइट में देखिए स्ट्रक्चर ओवरसोल्ड है और मुझे लगता है यहां से आएगा तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग। सो पिडिलाइट आई वुड लाइक टू टेक अ कॉन्ट्रा बेट। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीबन 2300 के आसपास का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो पहला टारगेट आएगा 2380 का और पोजिशनली 2440। सो इट्स अ बाय इन पिडिलाइट। तो ये पिडिलाइट पर एक तेजी वाला ट्रेड आप लेकर चले। इसकी गिनती तो अब नियरली निफ्टी नेक्स्ट 50 में होती है एंड लोग इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी का हिस्सा कब बनेगा। अच्छा, हम आशीष बहेती से एक कॉल ले लेते हैं, फिर बजट से बजट तक का एनवायरमेंट कैसा रहा है उस पर भी जाएंगे। आशीष, आपके हाथ में कोई है ब्रॉडर मार्केट से कुछ पसंद आ रहा है या फिर अभी भी दिग्गजों पर ही फोकस? जी, दिग्गजों पे ही फोकस रहेगा मेरे ख्याल से। आईसीआईसीआई बैंक काफी बेटर प्लेस लग रहा है, जिस हिसाब से 200 डेमा पे उसने सपोर्ट बना रखा है। मुझे लगता है कि एक आईसीआईसीआई बैंक में करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जरूर जा सकती है तेजी की तरफ। 844 का एक एसएल मेंटेन करे जो कि एग्जैक्टली उसका 200 डेमा है। मुझे लगता है कि 862 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक एक प्रेफर्ड ट्रेड की तरफ बढ़ता हुआ और इसमें हमने देखा है करीब 2.5% की तेजी हर टिक के साथ यहां पर मजबूती बढ़ी रही है। इस समय बाजार की चाल 100.2 पर, निफ्टी 17,770 के आसपास कारोबार करता हुआ, निफ्टी बैंक 400.2 पर, तो मिड कैप्स भी 350 पॉइंट की बढ़त पर इंडेक्स ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। लेकिन बजट से बजट तक पिछला पास्ट ईयर कैसा रहा है और साथ ही साथ बजट से एक दिन पहले और एक हफ्ते बाद बाजार की चाल नॉर्मली कैसी रही है, हिस्टोरिकल डेटा आपके लिए कुछ पेश करेंगे ताकि आप भी प्रेप हो कि आज बजट के बाद शायद किस तरह के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सुमित हमारे साथ है इस पूरे डेटा के साथ। सुमित, तो बजट के दिन भारतीय बाजारों का प्रदर्शन किस तरह से रहा आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं हम सीएनबीसी आवास के डेटा सेंटर के अंदर कि कैसे हमने आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे मार्केट्स के अंदर परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है, खासतौर से फ्रंटलाइन इंडेक्स में। लेकिन पहले फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं और चलते हैं अपने डेटा सेंटर की तरफ। डेटा सेंटर में जहां आप वो आंकड़े देखेंगे कि किस तरह से लार्ज कैप इंडेक्स ने, फ्रंट लाइन ने, मिड कैप ने, सब में परफॉर्म किया है। तो आपकी स्क्रीन पर वो नंबर्स आएंगे। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप। निफ्टी करीब 2%, सेंसेक्स 2.5%, मिड कैप 1%, लेकिन स्मॉल कैप इस बार ये लार्जली अंडर परफॉर्मर 15% के आसपास का डिक्लाइन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब आती कुछ सेक्टर्स की बारी। निफ्टी पीएसयू बैंक स्टार परफॉर्मर, करीब 33-33% का मूव यहां देखने को मिला। 14% का मूव निफ्टी बैंक में, लेकिन प्रेशर रहा ऑटो इंडेक्स में और साथ साथ आईटी, करीब 15% का डिक्लाइन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब आते हैं बजट के दिन और बजट के हफ्ते कैसे मार्केट्स ने परफॉर्म किया। पहले आप देखिए 2016, जबकि 7% की एक बड़ी तेजी हमने बजट के बाद वाले वीक के अंदर आते हुए देखी है। इसके अलावा फरवरी 2018 रफली 5-5% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर हमने देखा है बजट के हफ्ते में। इसके अलावा कुछ और क्लोजर ईयर्स की बात करें तो
तो 2020 और 2021, जबकि 3-3.5% की तेजी देखी हमने 2020 में, और 2021 में भी करीब 6% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। नजर रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाजार इस बार काफी गिरावट दिखा चुका है, तो देखना होगा कि 2023 में कैसे मार्केट्स के अंदर मूव आता है। ओके सुमित, शुक्रिया। तो 2021 और 20 ये बहुत ही अच्छा टाइम रहा था। 2016 और 18 वो साल रहे थे जहां पर मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो गया था बजट से पहले, और अभी भी देखिए मार्केट जो जहां खुला ऑलमोस्ट वहीं है, कुछ खास नहीं कर रहा, और ये नॉर्मली बजट वाले दिन होता है। आप इंट्राडे में कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। डिक्सन में थोड़ी सी आज रिकवरी है। डिक्सन करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। गुरमीत, डिक्सन को लेकर क्या हुआ आपका? वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टोरी थी, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है? क्योंकि आधा हो गया स्टॉक। अनुज, बड़ा भी और हम कई बार भूल जाते हैं ये कि 3-4 साल का ट्रेजेक्टरी। तो मुझे लगता है उनके कुछ जो लेबल्स लूज हुए, मोबाइल बिजनेस इन जनरल इंपैक्ट हुआ है, और अगर वो आगे और लेबल्स ऐड कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ना 2% मार्जिन वाला काम है, तो अगर आपने थोड़ा भी 5% वॉल्यूम गाइडेंस मिस किया तो एडवर्स इंपैक्ट आता है ऑपरेटिंग लेवरेज करके। तो नए लेबल्स ऐड करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया एज अ हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो एज अ स्टोरी है, उसमें डिक्सन और एम्बर फिट करते हैं। आपके पास बीच में ऐसे 1-2 क्वार्टर्स आएंगे क्योंकि सिक्लिकल बिजनेस है। प्राइस करेक्शन हुआ, हो सकता है थोड़ा सा टाइम करेक्शन और हो, बट मुझे लगता नहीं कि ब्रॉडर स्टोरी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आया। इस बीच एक स्टॉक की प्लेसमेंट देखिए, थोड़ा ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं। लुक एट इंडियन होटल्स, स्विंग और शार्प होता हुआ अब करीब 5% ऊपर, यानी शुरू में जो अगर आप देखें हल्का सा रिट्रेसमेंट है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो BTC ट्रेड्स होते हैं, लेकिन अब अच्छा करता हुआ। लेकिन चंदन जरा एक बार अपवर्ड है इसकी प्लेसमेंट देखिएगा। पूरे ऑटो में अगर आप देखें, कभी किसी की कॉल M&M है, किसी की अगर आप देखें TVS है, बट लुक एट ऑटो नाउ डे हाई पर, और ये पूरे के पूरे क्लस्टर को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ पोस्ट आई थिंक 10th जनवरी। आपका व्यू इस पर? बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है वीरू, और देखिए पिछले लगभग 30-40 दिनों से ये स्टॉक जो कंसोलिडेट हो रहा है उसमें बार बार 305-308 का सपोर्ट बना रहा है, तो काफी अच्छा सेटअप है। जैसे कोई छोटा सा ट्रिगर चाहिए, फॉलो बाइंग चाहिए, मेरे हिसाब से बड़े मूव बनेंगे। रिसेंटली जो 10-12 दिन पहले इसके जो स्विंग आए थे 339, वो तो इमीडिएट टारगेट रहेंगे, और वो निकलता है तो 350 तक के लेवल भी बन सकते हैं। तो इसको खरीदारी की सलाह रखेंगे। हल्का फुल्का डिप आए तो ले, करंट लेवल पे भी ले। 310 का सपोर्ट, ऊपर में 350 तक के लेवल बनेंगे, और सिलेक्टिव टायर कंपनीज यहाँ पे कंपैरेटिवली होल्ड कर रहे हैं, और ऑटो जब चल रहा है तो टायर कंपनीज में मोमेंटम इंटेक्ट है, तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे प्ले करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए तो टायर स्टॉक्स पर सलाह रहेगी। एक मार्केट देखिए, निफ्टी बार बार जो एक मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि 100 पॉइंट के ऊपर का मूव है, 100 पॉइंट के नीचे का मूव है, तो बार बार 120-30 तक जा रहा है, फिर नीचे आके 98-99 हो जा रहा है, और वहां से फिर एक आपको बाउंस दिखा रहा है। और मिड कैप इंडेक्स जो है वो अब करीब 1% ऊपर, और बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए जरा। और बैंक निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन में आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करेंगे कि ICICI बैंक मतलब प्राइस वाइज सबसे ऊपर है, और कंट्रीब्यूशन वाइज भी सबसे ऊपर है। 243 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है ICICI बैंक का। ऑलमोस्ट यही मूव आपने कल भी देखा था, और ये हमने जो 2 दिन से बात कर रहे थे कि एक 200 मूविंग एवरेज तक की करेक्शन हुई, उसके नीचे गया और वहां से स्टॉक घुमा है वापस। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पर इस समय स्टॉक है ICICI बैंक का। लेकिन थोड़ी सी SRF लेकर आइए वजह। अच्छा, SRF पॉइंट आउट करो तो आपको, हाँ, क्योंकि SRF का मूव नॉर्मली कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद आता है। कल जो उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई ना वीरू, उसमें कल स्टॉक थोड़ा ऊपर से नीचे हल्का हो गया था। वैसे ये बात मैं बोल देता हूँ, वो इसलिए हो गया था क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि कहीं ये पीक अर्निंग्स तो नहीं है। मैं कॉन कॉल सुन रहा था उनकी, सुन क्या रहा था एक्चुअली, मैं कॉन कॉल के वो जो रिव्यू है वो देख रहा था। उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी कि स्पेशलिटी केमिकल्स तो अभी भी जबरदस्त कर रहा है, लेकिन वो टेक्निकल टेक्सटाइल वाला बिजनेस जो है गुरमीत, वहां पर थोड़ी सी शायद दिक्कतें आ सकती है। मार्केट कैसे अप्रोच करेगा इसको? अनुज, हम काफी इंटरेक्ट करते हैं उनसे क्योंकि गुड़गांव बेस्ड है। तो आपने ठीक बोला, केमिकल में मार्जिन भी बढ़ा है, 2.8-2.9% का मार्जिन बढ़ा है। हमारी उनसे बात होती है तो ऑर्डर बुक उनका फुल है अगले 2-3 साल का। और फ्लोरोकेमिकल्स में जहाँ पे वो केमिकल्स में ज्यादा है, वहाँ पे चाइना से थ्रेट थोड़ा कम है वैसे वर्सेज बेंजीन में या फिनॉल में जो बाकी केमिस्ट्री में। टेक्निकल फाइबर थोड़ा डाउन था, और पैकेजिंग बिजनेस डाउन था। वो बड़ा भी वैसे ही था पैकेजिंग बिजनेस कोविड पीरियड में, थोड़ा सा बेस इफेक्ट भी है। तो तीनों बिजनेस में मुझे लगता है आउटलुक अच्छा है, और वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हो गए हैं इस जगह। तो SRF हमारे लिए कवरेज लिस्ट में है। हमें इसमें गुजरात फ्लोरो भी अच्छा लगता है।
और हमें दीपक भी अच्छा लगता है इस पूरी कवरेज में। और जब सेक्टर आउट ऑफ फेवर होता है वो मैंने देखा है यूजुअली अच्छा टाइम होता है, थोड़ी हिम्मत लगती है उस टाइम क्योंकि प्राइसेस सपोर्ट नहीं करते हैं आपकी पोर्टफोलियो बाइंग को। बट ये जो आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स है, एपीआईज है, केमिकल्स है, जो इन फेवर थे कोविड पीरियड में, वहाँ पे सिलेक्टिवली अपॉर्चुनिटी। अच्छा मयूरेश, आपकी स्ट्रेटजी में कोई आ रहे हैं या आपके विलियम ओ'नील वाला जो मैट्रिक्स है उसमें कोई इनमें से कोई स्टॉक? ये बिल्कुल जैसे गुरमीत बता रहे थे, और एक जो इनका पॉइंट था, जब ट्विटर पे थ्रेड्स आना कम हो जाते हैं, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम टू प्रॉब्ली गो फॉर इट। तो गुजरात फ्लोर प्रॉब्ली लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक इंटरेस्टिंग बहुत स्टॉक दिख रहा था विद एलोकेशंस, वेलस्पन एंटरप्राइजेस। इसमें रोड्स का भी तड़का है और वाटर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का भी तड़का है। तो मुझे लगता है आई थिंक जितनी एलोकेशन हो सकती है, जल जीवन 60,000 करोड़ थी, रोड्स के लिए जो 1,80,000 करोड़ थी, मुझे लगता है एक अप्रोप्रिएट मिक्स शायद ये स्टॉक दिखा सकता है। जी हाँ, चलिए अब कुछ देर में हम चलेंगे यतिन के पास। देखिए इस बजट से, इनफैक्ट यतिन रेडी है मेरे साथ, अब बजट से हाउस व्यूज अगर आप देखें क्या उम्मीद रख रहे हैं, किन पर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, बताने के लिए मेरे साथ बड़े सहयोगी यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन बताइए एग्जैक्टली बजट एक्सपेक्टेशन और किन स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस है, सेक्टर से फोकस है? बजट और ब्रोकरेजेस की बात करें तो दिग्गज ब्रोकरेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं नोमुरा के साथ, और नोमुरा को लगता है कि एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के लिए सरकार एक बजट में बोनांजा ला सकती है और रूरल और एग्री स्पेंडिंग को बढ़ावा दे सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशन नोमुरा के। इसके बाद आते हैं एक्सिस कैपिटल पे। उनको लगता है कि पर्सनल इनकम टैक्स पे सरकार एक बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए दे सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार झेल रही है मिडिल क्लास, और यहां अगर हम देखें तो टैक्स टिंकरिंग पॉसिबल है, स्लैब में जो है चेंजेस पॉसिबल है, और पीएलआई स्कीम खास करके ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक्सिस कैपिटल के बाद गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उनको लगता है कि रोड और रेलवे ये दोनों बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स पे सरकार अपना आवंटन बढ़ा सकती है, एलोकेशन बढ़ा सकती है, लेकिन उसके सामने थोड़ा बहुत बदलाव आपको डिफेंस के बजट में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत कम होगा। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं, जहां केपेक्स फॉर्मेशन पर सरकार लगभग 3% के आसपास FY24 में स्पेंड कर सकती है, जो कि एक बड़ी बात होगी। और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस और ग्रामीण इलाकों को कैसे आगे लाया जाए, इस पे भी सरकार जो है बजट पे फोकस कर सकती है। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के बजट से। इंफ्रा, रूरल पुश और ऑफ कोर्स हेल्थ केयर पर भी फोकस आ सकता है। इनफैक्ट इस समय रेडार पर कुछ हटकर स्टॉक्स आ रहे हैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए, उस पर भी नजरें रखेंगे। लेकिन फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अब प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। अब फोटो ऑप के कई मौके आपको दिखाई देंगे, और कुछ ही देर में, दरअसल ठीक 2 घंटों में इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे इनकी तरफ से आता हुआ 5वां बजट। ये 5th बजट है जो निर्मला सीतारमण संसद में पेश करने वाली हैं, और मोदी सरकार का ऑफ कोर्स हमने देखा है फोकस ग्रामीण इलाकों पर, कैपेक्स पर, और वही कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे ये बजट, जैसे हम आपको लगातार कह रहे थे, इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। अगले साल एक छोटा इंटरिम बजट आएगा क्योंकि चुनावों वाला साल है, लेकिन यही वो मौका है जो सरकार हर कोशिश करेगी हर तबके को कुछ ना कुछ देने का। तो ये फिलहाल कुछ ही देर में हम सुनेंगे निर्मला सीतारमण की तरफ से इनका 5वां बजट पेश होता हुआ दिखाई देगा, और टैबलेट में आई एम श्योर वो पूरी तैयारी हो चुकी है, और कुछ ही देर में वो तमाम अनाउंसमेंट्स आपकी स्क्रीन्स पर आते हुए दिखाई देंगे। स्पीच बाजार भी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, लेकिन तेजी के साथ। फिलहाल पोजीशन फ्लैट नहीं है, 95.2 पर निफ्टी आपके सामने 17,763 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मैंने जिक्र किया था कुछ फार्मा कंपनियों का। देखिए डीवीज लैब का शेयर 2-2.25% ऊपर, अचानक इसमें तेजी की पोजीशंस बढ़ने लगी है, और आशीष बहेती ने पॉइंट आउट किया कि लॉरेस लैब में भी कुछ मोमेंटम आना शुरू हुआ है। थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है, लेकिन क्या ये एक ट्रेडेबल है और ये दिन भर चलेगा, या फिर आपको लग रहा है सिर्फ 11 बजे तक का ट्रेड होगा? आशीष जी, हर्षदा मैम, लॉरेस लैब की अगर मैं पहले बात करूं तो स्टॉक में बहुत मैसिव फॉल देखा हमने,
अगस्त से लेकर अभी तक में 600 का शेयर 330 तक स्लिप हो गया था, बट इस बार क्वार्टर नंबर्स के बाद एक थोड़ा सा वापस बाइंग मोमेंटम देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि प्योर पुल बैक ट्रेड की तरह इसमें ट्रेड किया जा सकता है। 330 का एक एसएल मेंटेन करना है और इसे 360 तक के लेवल्स के लिए ट्रेड किया जा सकता है। अगर मैं डिवीज लैब की बात करूं तो ये ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर लग रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट, क्लियरली एक चैनल ब्रेकआउट जिसे हम बोलते हैं, वहां वैसा दिखने मिल रहा है। इसमें स्टॉक अपने 20 डेमा के भी ऊपर मूव कर चुका है डिवीज लैब, तो हमें लगता है कि डिवीज लैब में जरूर एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 3340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ये जो मूव है 3480 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 3480 की तैयारी, यानी कि यहाँ से कम 90 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक आप ध्यान दीजिएगा, टॉप ट्रेडेड काउंटर बन चुका है इस समय, अगर आप निफ्टी के ट्रेड को क्लोजली वॉच कर रहे हैं तो। हम ब्रॉडर मार्केट में एक्शन देख रहे थे, हालांकि मिड कैप इंडेक्स भी जो 300 पॉइंट ऊपर था अब 240 ही रह गया है, लेकिन कविता वहां से कुछ आपको पसंद आ रहा है इस समय? या सो हर्षदा जी, एग्रोकेमिकल स्पेस से पीआई इंडस्ट्री में एक अच्छे मूव हमने देखे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, और अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ वहां दिखा है। डाइवर्जेंस के साथ मुझे लगता है ये फर्दर एक्सटेंडेड होता हुआ दिखेगा मूव, तो डिक्लाइन अप टू 3040 का एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 3011, मुझे लगता है ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 3130 के लेवल्स की तरफ इंट्राडे के लिहाज से। सो पीआई इंडस्ट्री कैन बी ऑन रडार। पीआई इंडस्ट्री शो समाप्त करते हैं, इससे पहले एक कॉल ले लेते हैं चंदन से। चंदन, कुछ आइडेंटिफाई किया आपने? जी देखिए, बाजार में जो मोमेंटम है एफएनओ की बात करें तो सिलेक्टिव मेटल, ऑटो और कुछ केमिकल काउंटर बॉटम आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और अभी हम एक मिड कैप काउंटर की बात कर रहे थे कि मिड कैप में कुछ समझ में आए, तो एक स्टॉक मेरे जहन पे आ रहा है जो लगातार 3-4 दिनों से हम इवन आपके चैनल पे सजेस्ट भी करें, वो है एआई इंजीनियरिंग। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है बट सेटअप बहुत अच्छा है, नतीजे आई थिंक कुछ दिन पहले आए थे काफी अच्छे भी थे, और जो सेटअप बना है उसमें लग रहा है कि 5-7% की मूवमेंट इमीडिएट में बन सकते हैं, तो एआई इंजीनियरिंग पे खरीदारी की सलाह रखेंगे हम। 2770 के सपोर्ट रहेंगे, 2920 से लेकर 3000 तक के टारगेट भी यहाँ पे बनने चाहिए। चंदन, चलिए शुक्रिया ये जानकारी रखने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए। अच्छा, जो हमारे प्रोडक्शन के हेड हैं उन्होंने अभी थोड़ा काफी एक्साइटेड हैं, उन्होंने इतनी प्लानिंग की है, तो उन्होंने कहा एक बार जो हमारा ड्रोन वाला शॉट है वो तो दिखाओ न्यूज रूम का, बाकी सारे शॉट्स तो हमने दिखा लिए। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में जाते जाते इस शॉट के साथ ये देखिए हमारा न्यूज रूम है जहाँ पर हम सब बैठते हैं। वीरू तो खैर दिल्ली में बैठते हैं, आजकल वीरू भी आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ हमारी ये जो छोटी सी पेंट्री यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज रूम जो है, इसके आप देखिए दर्शन करिए। और ये वो जगह है जहाँ से मैं और नीरज जी रोज आपके लिए यूट्यूब लाइव लेकर आते हैं। वो जो डेस्क आपको लिखी होती वो वाली डेस्क थी, और उसके पीछे पूरा आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी हमारी टीम देखिए क्या शानदार तरीके से लगी हुई है। ये जो आप इस समय आप घुस रहे हैं एक आवाज के उसमें न्यूज रूम में वीरू, और आवाज और बाजार दोनों का न्यूज रूम। ये देखिए हमारी डेस्क, आवाज की डेस्क वहाँ पर काम करती हुई, और ये विकास मुस्कुरा रहे हैं, और ये हमारा पीछे टीवी 18 का न्यूज रूम और ये बड़ी स्क्रीन। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर फुल फोकस यूनियन बजट पर। Resilience to a Surgeon.